very welcome to your last video of this chapter। तो इस वीडियो में एज आई प्रॉमिस्ड हम लोग जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर के उन सबको एक ही वीडियो में सिंगल वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वैसे यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस बहुत छोटे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि मैं सेपरेट वीडियोस बनाने की ज़रूरत मुझे मतलब ऐसा नेसेसिटी मुझे लग नहीं रहा, ऐसा नेसेसिटी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई चार पाँच क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियोस अपलोड करूं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैं एक ही वीडियो में सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं कर लाया हूं बिकॉज ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही लल्लू थे तो वो हम करके लाएं। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि बताओ एक पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ये हमारे एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर, तो बताओ व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब उसका वाई जेड दोनों ही क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होगा। तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। और ये किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा ज़ीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ होगा और बाकी के ज़ीरोस। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट इज़ इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। इसके वाई कोऑर्डिनेट के बारे में तुम क्या कह सकते हो। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स जेड प्लेन के ऊपर है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा। तो आंसर इज़ ज़ीरो, ठीक है। बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट का रीज़न क्या है, ज़ीरो होने का रीज़न ये है कि वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम योर एक्स जेड प्लेन। तो अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन के ऊपर है तो वहाँ से उसका डिस्टेंस तो ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई तुम्हारे घर से डिस्टेंस तुम्हारा अभी कितना है, तो तुम अगर बोलोगे कि भाई मैं तो घर में ही हूँ, इसका मतलब मेरा घर से डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो। तो अगर कोई पॉइंट एक्स जेड के ऊपर है तो उसका मतलब उससे उसका डिस्टेंस ज़ीरो है, एक्स जेड प्लेन से उसका डिस्टेंस ज़ीरो है बिकॉज वो एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। तो वाई कोऑर्डिनेट इसीलिए ज़ीरो होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट्स इन व्हिच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है, ये कौन से ऑक्टेंट्स में है, इसका आंसर मैं लिख कर लाया हूँ। तो 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट। या फिर ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि x और y पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट या तो इसके पीछे वाला फिफ्थ। अब z पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, मतलब सामने वाला होगा। फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा ऑक्टेंट होता है, फोर्थ ऑक्टेंट में ऐसा होता है। जैसे हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में था वैसे ही फोर्थ ऑक्टेंट में होगा। अब या तो ये पॉइंट फोर्थ में होगा या फिर एट्थ में होगा। अब z नेगेटिव या पॉजिटिव देखते हैं, z पॉजिटिव है इसलिए सामने वाले में होगा, मतलब फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, सिंपल। फिर 4, -2, -5, तो ये आपका फिर से x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ ऑक्टेंट या तो इसके पीछे वाला एट्थ ऑक्टेंट। z नेगेटिव है तो पीछे वाला एट्थ ऑक्टेंट आंसर होगा। फिर 4, 2, -5, x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब या तो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा या तो इसके पीछे वाला फिफ्थ ऑक्टेंट होगा। और z नेगेटिव है तो पीछे वाला होगा फिफ्थ ऑक्टेंट इज द आंसर। इसके बाद -4, -2, -5, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, कौन से ऑक्टेंट में होता है ऐसा, या तो सेकेंड ऑक्टेंट में या तो इसके पीछे वाला सिक्स्थ ऑक्टेंट में। अब z नेगेटिव है इसके लिए पीछे वाला होगा सिक्स्थ ऑक्टेंट इज द आंसर। इसके बाद -4, 2, 5, -4, 2 मतलब फिर से x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब या तो सेकेंड या तो सिक्स्थ। अब डिपेंड करता है कि z पॉजिटिव है या नेगेटिव। z पॉजिटिव मतलब सेकेंड ऑक्टेंट होगा, सामने वाला होगा, ठीक है। करवा चुका हूँ ये पहले ही, पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। -3, -1, 6 दोनों नेगेटिव है, मतलब या तो थर्ड ऑक्टेंट या तो इसके पीछे वाला सेवेंथ ऑक्टेंट। अब z पॉजिटिव है तो सामने वाला होगा थर्ड ऑक्टेंट आंसर। फिर
-2, -4, -7, तो दोनों नेगेटिव, इसलिए या तो थर्ड या तो इसी पीछे वाला 7th। z नेगेटिव, इसलिए पीछे वाला होगा 7th। ठीक है, वेरी इजी भाई। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज, ऑब्वियसली बात है x और y एक्सिस मिलाकर xy प्लेन बनता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो xy प्लेन के ऊपर क्या ज़ीरो होता है, xy प्लेन के ऊपर z ज़ीरो होता है। इसका मतलब z ज़ीरो होगा, बाकी कुछ ना कुछ होगा। तो या तो x कोऑर्डिनेट कुछ होगा वैल्यू, y कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा और z कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा। फिर कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, ऑब्वियसली 8 ऑक्टेंट्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, 8th। ठीक है, अच्छा, तो वेरी इजी एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज 11.2 की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 में बेसिकली आपको मजदूरी करने के लिए भेजा गया है। क्यों? बिकॉज इसमें आपको फर्स्ट के कुछ 4 क्वेश्चन में मजदूरी करना है आपको, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला गया है, ये आप खुद कर सकते हो, वेरी इजी। सिमिलरली मैंने डिस्टेंसेस निकाल लिए हैं, देखो। ठीक है, फार्मूला क्या था? फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस नहीं, अंडर रूट, इतना यूनिट्स। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया, डायरेक्ट यूज़ किया बिकॉज टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आपको स्कूल में पहले फार्मूला लिखना होगा फिर सॉल्व करना होगा, नहीं तो मार्क्स कट कर सकते हैं। मेरे टाइम में हुआ था, है ना, तो इसलिए आपको भी मैं वार्न कर रहा हूँ, स्कूल वालों से पंगा मत लो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजीली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमें ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C, ये को लीनियर है, ये प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ को लीनियरिटी, अब मुझे नहीं पता भाई को लीनियरिटी का कोई वर्ड है भी नहीं, आई डोंट नो, बस मुंह से आ गया तो मैं बोल दिया। तो टू प्रूफ को लीनियरिटी तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि AB और BC को जोड़ते ही हमें AC मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें AB का लेंथ, BC का लेंथ, AC का लेंथ निकालना होगा और ये दिखाना होगा कि AB और BC को जोड़कर हमें AC के बराबर का लेंथ मिल रहा है। तो वह हमने वही किया, मजदूरी किया, गधा मजदूरी। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिस्टेंस निकाला। तो AB का डिस्टेंस आ रहा था √14 यूनिट्स, BC का आ रहा था √14 यूनिट्स और AC का आ रहा था 3√14 यूनिट। तो हम देखते हैं कि AB प्लस BC अगर करते हैं, AB का वैल्यू √14, BC का वैल्यू 2√14 करते हैं तो क्या आ रहा है 3√14, और 3√14 किसका वैल्यू है, AC का वैल्यू, तो AC के बराबर आ रहा है। तो हो गया प्रूफ, सिंस AB प्लस BC इक्वल्स टू AC द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस, वेरी सिंपल, लल्लू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। मतलब अगर मैं AB साइड, BC साइड और AC साइड का लेंथ निकालूं तो इन तीनों में से कोई भी दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने निकाला सब गधा मजदूरी करके, फिर से डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिस्टेंस निकाला। AB का आ गया √18, BC का भी √18 आया, मतलब 2 साइड्स बराबर, और AC 6 यूनिट्स आया। तो हमने लिखा कि सिंस AB और BC साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बहुत ईजी क्वेश्चन। रोमन 2 में हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो हमने क्या किया, फिर से गधा मजदूरी किया कि AB का डिस्टेंस निकाला इतना आया, BC का डिस्टेंस निकाला इतना आया और AC का डिस्टेंस निकाला इतना आया। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर का सम करते ही अगर हमें AC का स्क्वायर मिलता है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने वैसे ही किया है ना। करने के बाद देखो क्या आया। जब हमने AB का स्क्वायर किया, AB मतलब √18 का स्क्वायर किया, मतलब 18 मिला। फिर BC का स्क्वायर किया, BC भी √18 है, इसका स्क्वायर किया, सम किया तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ओके, और जब हमने AC का स्क्वायर किया, AC कितना है 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 36। इसका मतलब जब हमने AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया, AC का स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हो गया कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है।
बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करता है। तो प्रूफ हो गया। एंड रोमन 3 में क्या प्रूफ करने के लिए बोला कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। मतलब फिर से वही गधा मजदूरी करो, पी क्यू का लेंथ निकालो, क्यू आर आर एस पी एस निकालो। तो हमने निकालने के बाद पी क्यू आया इतना यूनिट्स, क्यू आर आया इतना यूनिट्स, आर एस आया इतना यूनिट्स, पी एस आया इतना यूनिट्स। तो हमने देखा कि ऑपोजिट साइड्स का वैल्यू सेम आ रहा था। पी क्यू के साथ आर एस का वैल्यू सेम, फिर क्यू आर के साथ पी एस का वैल्यू सेम आ रहा था। ओके, सिर्फ इतना प्रूफ करने से नहीं होगा, बिकॉज पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपके रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पैरेललोग्राम। तो हमने ये भी प्रूफ करके दिखाया कि डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, बिकॉज पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने दिखाया, देखो ये डायगोनल पी आर डायगोनल और क्यू एस डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये पैरेललोग्राम ही बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो देखो लिखा है हमने, हो गया। सो पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, वेरी इजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इस पॉइंट्स ए पॉइंट और बी पॉइंट से सेम दूरी पर, इक्विडिस्टेंट मतलब सेम दूरी पर ये एक पॉइंट है, इसका इक्वेशन बताओ। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन बताओ। तो सपोज पी पॉइंट यहाँ पर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसका कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट ए यहाँ पर और पॉइंट बी यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपस में सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। फिर हमने क्या किया, वो रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड में स्क्वायर किया, ये हमने क्लास 10th में भी किया था। ओके, फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला से पी ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला जो कि इतना आया, पी बी स्क्वायर का निकाला जो कि इतना आया, राइट। सॉल्व किया, करने के बाद इक्वेशन आ गया। बाकी का कैलकुलेशन है, ये तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना होगा कैलकुलेशन। ठीक है ना, ठीक है, आप बस देख सकते हो कि अगर मेरा कैलकुलेशन कभी गलत है तो आप मुझे बता देना कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर भी कहीं पर कैलकुलेशन गलती हुआ है तो बता देना। लीजिए, जल्दबाजी में किया है तो गलती हो सकता है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं भाई अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P in which the sum of whose distances from point A and point B is equal to 10। तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो पॉइंट P है, इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली PA और PB, ठीक है, इसका सम जो है क्वेश्चन में गिवन है, देखो 10 के बराबर है। यहाँ से हमें क्या करना है, इस पॉइंट के इक्वेशंस बताने होंगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का इक्वेशन हमें निकालना होगा इस इंफॉर्मेशन के मदद से, जस्ट लाइक दैट। इस क्वेश्चन का जैसा ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें सम ऑफ द डिस्टेंसेस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10। ओके, मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है, या फिर हो भी सकता है, क्या पता, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि डिस्टेंस सेम है कि नहीं, हमें नहीं पता। क्या छोड़ो, तो पी ए प्लस पी बी आपका 10 है, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट का रिलेटेड इक्वेशन हमें निकालना होगा एक्स और वाई के टर्म्स में और जेड के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं इसको यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी बी को उस तरह भेज देते हैं, 10 माइनस पी बी हो जाएगा, और फिर होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, हमारा ही फ़ायदा है, राइट, यस। फिर यहाँ से पी ए स्क्वायर करते हैं, पी ए स्क्वायर कितना होगा, पी ए स्क्वायर होगा x माइनस 4 वाई माइनस 0, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर, और बाकी का तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20 पी बी 20 पी बी के बाद, और यहाँ पर प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी करेंगे तो x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल जा रहा है वो कैंसिल कर देते हैं,
ओके, फिर यहाँ पर इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 100 माइनस 20 PB प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ से 16 ये कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा। अल्टीमेटली क्या रहेगा देख लेते हैं। यहाँ से रहेगा माइनस 16x और यहाँ पर 100 माइनस 20। एक काम करते हैं, यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन लेंगे तो रहेगा 5 माइनस PB, राइट। ओके, और फिर 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, 2 से डिवाइड करो या फिर 4 से देंगे तो 4, यहाँ पर 5 यहाँ पर। अच्छा, फिर -4 इक्वल टू 25 माइनस 5 PB। 25 को इस तरफ लेके आते हैं तो -29 इक्वल टू -5 PB। ठीक है ना भाई, कोई गलती तो नहीं हुआ। 25 माइनस, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, माइनस माइनस कैंसिल। 29/5 इक्वल टू PB का वैल्यू कितना होगा, √x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हुआ है, अच्छा देख लिया, यहाँ पर गलती हुआ 4x होगा यहाँ पर, सॉरी। अच्छा, गलती देख लिया मैंने, -4x, तो इधर -25 और इधर -PB, -5 PB। लेफ़्ट हैंड साइड से कॉमन ले सकते हो तुम वैल्यूज़ को, माइनस कॉमन लोगे तो रहेगा 4x प्लस 25 और इस तरफ -5 PB। ठीक है, माइनस का झमेला रखना नहीं है तो माइनस हटा दो। अब तुम चाहो तो होल स्क्वायर कर सकते हो, तो होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 25 इंटू 4 100 200x प्लस 625 और इधर होगा 25 PB स्क्वायर, तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, बिकॉज PB स्क्वायर का वैल्यू कितना था, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर डायरेक्ट तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लाई करना होगा वैसे भी, तो कितना होगा ये 16x स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, 25x स्क्वायर है माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर और यहाँ पर 25 इंटू 8 करने से कितना होता है यहाँ पर 40 अब 200, राइट, तो 200। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, वेरी नाइस, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर 16 इंटू 25 करना पड़ेगा और ये, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 25 इंटू 16 करोगे तो 400 आता है और 625 को उस तरफ लोगे तो -225 होगा ना, -225 इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन यू रिक्वायर एंड इट इज़ योर आंसर ऑल्सो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, और उनका भाई कॉम्प्लेक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए एक को उस तरफ भेज कर फिर हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ओके, तो भाई ये वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, तो मैंने लिख दिया है भाई, चलो टाइटल लिख दिया है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, 4 ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, 3 वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। वेरी इजी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, सो दिस इज़ ए पैरेललोग्राम, सिंपल, और इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये A, ये B,
ये सी और ये डी। सो मैंने डायग्राम सब कुछ ड्रॉ कर लिया है। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे? टेक्निक बड़ा सिंपल है, क्लास 10th में भी क्वेश्चन था ऐसा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स को ज्वाइन करने होंगे। ओके, डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल्स को ज्वाइन करके क्या मिलेगा? बेसिकली डायगोनल्स को ज्वाइन करके ही इसका आंसर हमें मिलेगा। कैसे देखो, तो डायगोनल्स ज्वाइन करने के बाद ये बनेगा इसका मिड पॉइंट। दिस इज O point, and we all know that in a parallelogram the diagonals bisect each other. Bisect होने का मतलब उन दो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है वी ऑल नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये वाला मिड पॉइंट जो है बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट सेम होगा। सही बात है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट ये वाला इसका भी होगा, और वो पॉइंट ओ है। ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा वेदर इट इज़ डायगोनल ए सी और वेदर इट इज़ डायगोनल बी डी, बिकॉज वो लोग तो इसी पॉइंट से ही बाइसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। तो ए सी के लिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y/2 ऐसे करके निकलेगा, राइट। तो बस तो यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 करने से 2/2 कॉमा यहाँ पर करने से 0 कॉमा यहाँ से करने से 2, और ए सी हो गया। बी डी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 2/2 कॉमा z माइनस 4/2 हो गया। देन ये तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, और कहे हाँ। अब क्योंकि दोनों सेम है, अब क्योंकि ये जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपस में दोनों किसके कोऑर्डिनेट से? ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो आपस में ये इसका जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उसी वही इसके भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेम होंगे, सिंपल सी बात है। तो इनको इक्वेट कर दो। नाउ आफ्टर इक्वेटिंग ऑल दिस वी विल गेट द वैल्यूज़ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 1। यहाँ से x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। अरे ठीक से बन जा भाई। y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू क्या आएगा? +8। और ये आपका आंसर। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए हैं। हमें इस ट्राइंगल का जो मीडियन है उसका लेंथ बताना है, मतलब मीडियन AD, मीडियन BE, मीडियन CF, इनका लेंथ कितना होगा वो बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, E पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, F पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? बिकॉज D और E और F हमारे मिड पॉइंट्स हैं, तो हम मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से इसका और इसका कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से AD का डिस्टेंस, BE का डिस्टेंस और CF का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, सिंपल। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ D पॉइंट। D मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? फार्मूले से, x1 प्लस x2 वाले फार्मूले से, राइट। तो ये होगा 6/2 3, 4/2 2 और 0/2 तो 0 ही होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 3, 2, 0। और ऐसे ही E मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, 3। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। F मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0/2 0, 4/2 2 और यहाँ पर 6/2 3 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया
3,2,0, इसका कोऑर्डिनेट 3,0,3 और इसका कोऑर्डिनेट 0,2,3। अब डिस्टेंस फार्मूला की मदद से AD, BE और इसका लेंथ हम निकाल सकते हैं। AD का लेंथ कितना होगा, √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 49 मतलब 7 यूनिट्स। और BE का कितना होगा, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 18 प्लस 16 कितना आता है, 34, √34 यूनिट्स। क्लियर, वेरी इजी। अब CF का निकाल लो फिर। CF का कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी सेम आ रहा है 7 यूनिट्स, यानी आपके आंसर्स। ठीक है, these are the length of your medians. Now question number 3. Question number 3 is the origin of the origin is the center. Okay, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो हमने करवाया था आपको, वो है ये वाला क्वेश्चन। देखो मैंने करवाया था, इफ़ द ऑरिजिन इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल दिस। ठीक है, तो ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया था, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो मैं फिर से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। कॉपी। जगह तो नहीं होगा यहाँ पर, तो एक काम करना होगा, इसको यहाँ दे देते हैं छोटा करके। ये लो, ठीक है, और ये आपके आंसर्स थे, ये आपके आंसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हमने कर लिया था, तो अब और हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का और इस लेक्चर का भी। If A and B be the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively, find the equation of the set of points such that PA square plus PB square equal to K square। ठीक है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आपको PA का स्क्वायर निकालना होगा, PB का स्क्वायर निकालना होगा, इक्वल टू K स्क्वायर। फिर यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, K स्क्वायर कांस्टेंट है, तो K का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बेसिकली हमें बस इक्वेशन बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। चलिए, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट, ठीक है, मान लेते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि PA का स्क्वायर, मतलब P पॉइंट से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है PA, उसका स्क्वायर, प्लस P पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है PB, उसका स्क्वायर आपका K स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकालना होगा, राइट। तो PA का स्क्वायर गिवन क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देता हूँ, PA स्क्वायर प्लस
पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चुपचाप पी ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रूट नहीं रहेगा, रूट हट जाएगा। इट विल बी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर किया तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस z स्क्वायर माइनस 25z प्लस 10z प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z, और इस तरफ 9 प्लस 25 इट इज़ 34 प्लस 16 बेसिकली 50। ठीक है, ओके। ऐसे ही पी बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। पी बी स्क्वायर हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस z माइनस माइनस प्लस z प्लस 7 होल स्क्वायर। क्लियर, होल स्क्वायर करते हैं तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z, और इस तरफ प्लस 2 प्लस ये 11 प्लस दिस इट इज़ 60 आई गेस। ओके, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लेते हैं। क्वेश्चन सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, एवरीथिंग्स परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 49 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 9, यहाँ से 49, यहाँ पर बेसिकली 11 है, तो 49 प्लस 11 कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ओके करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू सबको मिले हैं पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर का, ये आपको इस इक्वेशन में रख देना है। तो क्या आएगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 50 प्लस पी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 60 इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, जितने भी एक्स वाई जेड वाले टर्म्स हैं, एक्स वाले टर्म्स पे उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको के स्क्वायर भी कांस्टेंट है उनके साथ भेज देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर माइनस 6x और यहाँ पर प्लस 2x तो माइनस 4x, फिर यहाँ पर माइनस 8y, माइनस ये करने से माइनस 14y और माइनस 10z, और यहाँ पर 14 तो प्लस 4z इक्वल टू के स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। ओके, अब इन सब में से हम क्या कर सकते हैं, इन सब में से हम रुको शायद यहाँ पर गलती हुआ है ना, यहाँ पर 1 होगा, हाँ तो ये 59 होगा। ठीक है, इट विल 59। ओके, तो ये 109 हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब देखो इन सब में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109। जो 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया था उसी 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाओ, तो के स्क्वायर बाय 109, के स्क्वायर माइनस 109/2 इज़ द अल्टीमेट इक्वेशन।
ये रहा आपका अल्टीमेट इक्वेशन और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही हमें निकालना था बस, वेरी इजी। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर यहाँ पर निपट जाता है हमारे क्लास 11th के सिलेबस का। और बेसिकली चैप्टर को मैं एक चैप्टर की तरीके से नहीं देख रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसको हम बस एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, चैप्टर के टाइटल में लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो बड़ा नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे तो आपका हिस्ट्री तो नहीं बोलते हो, आपका नाम डायरेक्ट 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स का आपका नाम है तो वो बोलते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही चैप्टर भी वैसा ही है जिसमें आपको बस थोड़ा सा चैप्टर के रूप रेखा के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है और इसका असली रूप आपको मिलेगा क्लास 12 में, जहाँ पर इसके और भी इसका ब्रॉड कंसेप्ट आपको वहाँ पर ये खुलेगा और भी चैप्टर। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर यहाँ पर निपट चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, यहाँ से आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अगर एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम्स में अगर ये चैप्टर से आपको पूछा जाए। एंड देन इट इज़ वेरी मच यू कैन से वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा तो कोई डाउट्स मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट है आपके पास तो ज़रूर से आपको बताना है। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसी के साथ 2 ही लेक्चर में हमने अपने चैप्टर को पूरा निपटा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने जा रहा है आई गेस स्टैटिस्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली, या फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा स्टार्ट करूं, मैं अभी भी सोच रहा हूं। एंड आई थिंक स्टैटिस्टिक्स वुड बी द बेटर चॉइस बिकॉज बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस फार्मूला है उस चैप्टर में, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिंपल सा चैप्टर है। और देखते हैं भाई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी शुरू करूँगा मैं सोच रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या कहता है, ठीक है, मेरा दिल क्या कहता है कौन सा चैप्टर शुरू होना चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स शुरू करूँगा तो वो भी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा वेटेज वाला चैप्टर है। तो देखते हैं भाई। एंड ऑल्सो द PDF फाइल विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। पूरे चैप्टर का PDF फाइल, कुछ ही पेजेस का चैप्टर है, यहाँ पर टोटली एक्सरसाइज मिलाकर 24 पेजेस का है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर आप देख ही सकते हो। तो फ़िलहाल इस चैप्टर से ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है बिकॉज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलेस याद रखो, बस हो गया। सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस सेंट्रॉइड के यहाँ पर थे, ठीक है। एक्सरसाइज में एग्जांपल्स देखना भाई, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि नोटिस किया है कि NCERT में एग्जांपल्स में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं विथ कंपैरिजन टू योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेकिन अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सोचने पर आपको मजबूर कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो भी हो, मेन बात वही है कि प्रैक्टिस करना होगा आपको। अब बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं आपके, आई गेस 9 चैप्टर्स है इसको लेकर, हमने पिछले दिन भी बात किया था उसको लेकर। तो 9 चैप्टर्स आउट ऑफ 14 चैप्टर्स हैव बीन कम्प्लीटेड। तो 9 चैप्टर्स में बहुत तरीके के बहुत फार्मूलेस हैं, तो भूल जाओगे तो याद रखना होगा। और बेसिकली फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से तो कंपैरेटिवली मैथ्स ईजियर है बिकॉज ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता, बस कुछ फार्मूलेस, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ होगा। लेकिन फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, एक चैप्टर को फिनिश करने में मिनिमम, अगर आप अच्छे से फिनिश करना चाहोगे, स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर्स लग जाते हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि मैथ्स कंपैरेटिवली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से ईजियर है स्कूल के लेवल की, अगर हम बात करें NCERT लेवल की बात करें। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट किया जाए। वैसे भी 39 मिनट्स के अंदर ही हमने चैप्टर के एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है, तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई बिलेटेड हैप्पी दिवाली, बिकॉज मुझे पता है कि अभी 12 बज के पार हो चुके हैं, अभी आई गेस रात के बजे हैं 1:12, तो ऑब्वियसली पार हो चुका है। लेकिन फिर भी भाई बिलेटेड हैप्पी दिवाली सभी को मेरे तरफ से। मैं पहले ही बोलना चाहता था लेकिन
माइंड से स्लिप हो गया, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाया। खैर, आई होप आप लोगों का दिवाली अच्छा आपने मनाया दिवाली को, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी किया। लाइफ है ही ऐसा, थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉय करना ही पड़ता है पढ़ाई के साथ साथ। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, है ना। सो दिस यू कैन से, ये जो पीरियड है एक्चुअली अभी, ये बहुत ही मतलब यू कैन से क्रूशियल पीरियड है कि जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो ओकेशंस आपको मिल रहा है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनको थोड़ा एंजॉय आपको करना ही होगा, वरना आप बर्नआउट फील करोगे, ठीक है ना। बोरिंग सा फील होगा, लाइफ बहुत धीमा हो जाएगा, बहुत कुछ कभी कभी तो लाइफ इतना बोरिंग हो जाता है कि पढ़ने का भी मन नहीं होता, इनफैक्ट कुछ करने का मन ही नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के साथ ही ऐसा होता है, अभी भी हो भी रहा है, क्या कह सकते हैं ना। सो डोंट थिंक कि तुम यू आर अलोन इन दिस फेज़, ठीक है। तुम्हारे जैसे कई अभी भी हैं जो अभी भी बोरिंग फील करते हैं क्लास 11th में आने के बाद, ठीक है। लेकिन दिस फेस्टिवल्स आर द यू कैन से एक्सक्यूज़ेस विच कैन हेल्प यू टू गेट रिफ्रेशमेंट, काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो फिर से आपको फिर से लगना होगा फिर अपने काम पर, जो कि है पढ़ाई, प्रिपरेशन ऑफ जेई, दैट्स ऑल। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, एंड दैट इज़ आई प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स लग रहा है मुझे, या फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, देखते हैं कौन सा मेरा मन हो, ठीक है। और हो सके दोनों एक साथ स्टार्ट हो, ठीक है, इसके साथ वो पैरेलल चले, ठीक है, देखते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। तो चलते हैं भाई।